तो इसी तरीके से ये सब चलता आ रहा था। इवन जब इमरान खान साहब भी सत्ता में आए हैं तो वो भी आर्मी की मदद से ही वो बढ़ती चली गई और उन्होंने नेशन वाइड अपने जल से जुलूस और वो शुरू कर दिए। कभी इस्लामाबाद चलो, रावल खबरें आ रही हैं कि कुछ जो आर्मी के जो लोग हैं वो भी दो हिस्सों में बट गए हैं। एक बाजवा साहब के साथ है जो एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहा है और एक इमरान खान साहब शो में ऑन रिकॉर्ड आई है तो वो कहते हैं वहाँ नहीं हम बात करेंगे क्योंकि कल हमें कोई मैं उस दिन 3 दिन श्रीनगर में भी रह के आया हूँ पिछले हफ्ते। तो वहाँ मैंने लोगों में देखा उनको ये तो लग रहा है कि अच्छा है और वो मान भी रहे हैं अच्छा है, बस दिल में एक अभी घुंडी है कि कहीं कल कोई हमें गोली ना मार दे। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। हमारे पड़ोसी देश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको देखकर लग रहा है कि वहां उनके अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं होते उसका एक बहुत बड़ा असर हिंदुस्तान पे पड़ता है, कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने अंदरूनी हालात को भारत के ऊपर ठोंस दे ताकि उनकी जनता का जो ध्यान है वो उस तरफ से हटकर भारत की तरफ आ जाए। इस वक्त जो हालात है वहाँ पे, जिस तरह से 2 दिन पहले वहाँ जो पहले प्राइम मिनिस्टर से उनके ऊपर गोली चलाई गई, उनके रैली पे हमला हुआ, उसके बाद वहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी साजिश जो है भारत के लिए छोड़ी नहीं। गृह युद्ध से हालात है वहाँ के, लेकिन आज भी हम बॉर्डर से देख रहे हैं ड्रोन के जरिए कभी ड्रग्स आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं उनको इधर भेजने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के हालात का हमारे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हालांकि मिनिस्ट्री की नज़र भी उनके ऊपर है, लेकिन आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का हमारे ऊपर और खासकर जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके पास, आपने मुझे अपनी चैनल में बुलाया। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं, ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हैं, इन्होंने गन भी पकड़ी है, वो शिक्षक भी हैं, कलम भी चलाते हैं। हर तरफ से डॉक्टर साहब ने इस सब चीज़ों को अच्छी तरह देखा हुआ है और मुझे लगता है कि इस स्थिति के बारे में एक बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात है, जिस तरह से वहाँ पे इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला है, वहाँ की आर्मी के खिलाफ भी, वहाँ की हुकूमत के खिलाफ भी, वहाँ की सबसे स्ट्रांग जो ISI है उसके खिलाफ भी, और उसके ऊपर अटैक भी हुआ है, उसको लेके पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बड़ी एक चर्चा है। जम्मू कश्मीर में क्या उसका असर पड़ेगा मैं आपसे बाद में जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी ये बात है कि ये गोली चली उसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं वहाँ पे। बहुत कह रहे हैं कि ये प्लान्ड है, कुछ कह रहे हैं नहीं, इसको मरवाने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीज़ें क्या है, चूँकि आप आर्मी में रह चुके हैं, आप सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं इस बारे में, कुछ ये बताइए कि क्या है वहाँ का हालात। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के हालात हैं जो शुरू से रहे हैं वो सेसेशनिस्ट ही रहे हैं कि एक गवर्नमेंट आई, उसको टॉपल किया, दूसरी आई, और आर्मी हमेशा पावर में रही। आर्मी डिसाइड करती थी कि कौन हुक्मरान बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और जो भी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की होगी वो आर्मी डिसाइड करती थी। तो इसी तरीके से ये सब चलता आ रहा था। इवन जब इमरान खान साहब भी सत्ता में आए हैं तो वो भी आर्मी की मदद से ही आए हैं, वो कोई अपने बूते पे नहीं आए हैं। तो जब वो आ गए तो अब जब उन्होंने अपनी हुकूमत शुरू करी तो शायद चूंकि वो एक क्रिकेटर रहे हैं और मैं भी क्रिकेटर हूं और हम भी इमरान खान साहब के फैन रहे हैं किसी ज़माने में। आज शायद अगर ऐसी कोई बात करेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो सिद्धू साहब का हुआ है। तो बट पॉइंट ये है कि उनकी जो सोच थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किए थे और काफ़ी शादियां भी उन्होंने कुछ UK के सिटीजन से करी थी। तो उनका जो इंटरेक्शन लेवल था वर्ल्ड लेवल पे, प्रॉब्ली दैट वाज डिफरेंट। तो वो ज़्यादा देर चला नहीं और एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे आर्मी को लगा कि इमरान खान साहब को हमने दोबारा निकाल बाहर फेंकना है।
अदरवाइज वो काम नहीं चलेगा। और नवाज शरीफ साहब ने जो देश निकाला दिया गए थे, शायद आजकल वो बहुत ही बीमार हालत में लंदन में हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, मरियम को भेजा, उनको बिलावल भुट्टो की साथ मिलाया और वगैरह वगैरह, जो करके अल्टीमेटली इमरान खान वॉज आउस्टेड। एंड आउस्टेड मैं कह रहा हूँ कि इन अ वे विच वॉजंट करेक्ट। तो इसलिए क्या हुआ कि इमरान साहब की जो उनकी जो थी क्या, उनकी लोग उनको जो पसंद करते थे, वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और उसके बाद आकर के जब उन्होंने और कुछ हरकतें की, उनके पार्लियामेंट में उनके मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, फिर वो कोर्ट में गए, वो सारा ड्रामा चला। बट अल्टीमेटली सब इससे हुआ कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती चली गई, और उन्होंने नेशन वाइड अपने जल्द से जुलूस और वो शुरू कर दिए, कभी इस्लामाबाद चलो, रावलपिंडी चलो, ये करो वो करो। तो वो गवर्नमेंट को एक बड़ा थ्रेटनिंग सा लगा। और अब यहाँ पे मजेदार बात ये हुई है कि इमरान खान साहब की जो आर्मी के साथ जो सपोर्ट थी, जी जी, उसमें एक बड़ा फर्क नजर आया है। कहते हैं, अभी आई एम नॉट एन अथॉरिटी, बट कहते हैं कि आर्मी के अंदर भी दो गुट हो गए हैं, एक प्रो इमरान खान है और एक एंटी इमरान खान है। यानी कि आर्मी की जो पकड़ थी पॉलिटिक्स के ऊपर इन अ वे, अगर आप मुझे पूछें, तो वो शायद आज की डेट में टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, अभी तक हमने देखा है कि उनका जो चल रहा है, लड़ाई चल रही है अपने शाहनवाज साहब के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं, अभी तक आर्मी का कोई बयान नहीं आ रहा, आर्मी की तरफ से कोई बात नहीं हो रही। हमने पिछले दो ओकेजन का मैं कोट करता हूँ यहाँ पे। एक आई थिंक 93 की बात है, जब आर्मी ने नवाज शरीफ की उनके प्रेसिडेंट के साथ सुलह कराई थी, और वो मतलब ये था कि आर्मी पूरे वर्चस्व में आ गई है कि दे आर द वंस हु आर कॉलिंग शॉट्स। सिमिलर चीज आज देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि शायद आर्मी का जो इस वक्त वो है कंट्रोल, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मीडिया से ये आपने बयान की बात कही, जब तो मीडिया से ये बात वहाँ पाकिस्तान मीडिया से जाती है कि आर्मी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आएंगे, सब ठीक ठाक करके फिर वापस चले जाएंगे। देखो, आर्मी का एक सबसे, आपने अभी बयान की बात करी है, तो ISI का एक स्पोक्स पर्सन ने आगे बोला है कि भाई हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ISI जो डिक्टेट करती है कि हम क्या करेंगे, वो आज आके बयान देने की उनको क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब कुछ गड़बड़ कहीं जरूर है, और इस गड़बड़ में इमरान खान साहब का पलड़ा भारी है। और अभी ये जो उनके ऊपर फायरिंग हुई है, खैर उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि इसको, इंडिया को इस चीज को भुनाना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए, रादर इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। जितना इंडिया की तरफ से इमरान खान का सपोर्ट ओवर्ट या कोवर्ट जैसे भी ठीक बनती है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लोग बैठे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर वो उनको सपोर्ट करें और इमरान खान साहब वापस आएं, तो एक यहाँ पे एक वो आशा की किरण दिखती है कि आर्मी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और वो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो शायद इंप्रूव होने शुरू हो जाए। लेकिन जब भी हम देखते हैं वहाँ की पोजीशन के बारे में, जब पास में भी चले जाओ, आर्मी का वर्चस्व खत्म होता ही नहीं है। आर्मी हमेशा हावी होती है, और वही वहां पे हुकूमत करता है जिसको आर्मी चाहती है। तो हिंदुस्तान जितनी भी सपोर्ट चाहे मर्जी कर ले इमरान खान को, लेकिन आर्मी के बिना वहां सरकार चलाना नामुमकिन है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज जो आप बोल रहे हैं आज तक होता आया है, पर भी आज की डेट में अभी तक आर्मी का कोई तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जब देखिए इमरान खान साहब जो को हटाना था, तो आर्मी चीफ इमरान साहब के घर चला गया था उनको बोलने के लिए कि आप रिजाइन कर दीजिए, या जो भी बोला हमें, क्योंकि वो क्लोज डोर बात थी, हमें नहीं मालूम क्या बात हुई, परंतु माना जा रहा था कि इस किस्म की बातें होंगी, एंड अल्टीमेटली ही वाज आउटस्टेड। पर आज तक अभी तक इतना कुछ हो गया, गोली चल गई, अभी आर्मी ने चलवाई है, ISI ने चलवाई है, कोई अफगानिस्तान के कोई टेरर ग्रुप ने चलाई है, या फिर वो तहरीक तालिबान वालों ने चलाई है, या अपने शाहनवाज शरीफ साहब की एस्टैब्लिश ने चलाई है, ये पता नहीं है। परंतु मेरे हिसाब से जो कुछ भी है इस वक्त, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से इमरान खान साहब का जो पलड़ा है वो जनता की नजर में भारी पड़ता चला जा रहा है। लेकिन बकीर साहब, ये जो गोली की बात आपने बताई है, इसमें इससे तो ये कटहरे में खड़े हो जाते हैं जो सरकार है वहाँ की, पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के पैर में गोली लगी है, वो कहते हैं जी पिस्टल से गोली मारी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ का जो जिसने गोली चलाई उसको पकड़ा है, वो पकड़ने के बाद इमीडिएट बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी बात के, उसको मीडिया के सामने लाके उसकी स्टेटमेंट दी है कि मैंने गोली चलाई, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत से इन्वॉल्वमेंट है, एक चीज़ नहीं है, बहुत से जो है
जो फ्रंट जो है इमरान खान के अगेंस्ट खुले हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बात, मैं भी आर्मी वाला हूँ, मुझे पता है गोली चलनी क्या होती है, कैसे लगती है, क्या होता है। एक आदमी जो दिमाग से सीधा है, यानी जो पकड़ा है आदमी, ये कोई बड़ा वो नहीं है, वो सीधा किस्म का आदमी है, और वो उसके हाथ में 9mm की पिस्टल है। पिस्टल के अंदर 6 गोलियां होती हैं, ठीक है, और 4 इमरान साहब के पैर में लगी हैं। अब ये आदमी ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए वो करने के लिए, और ऊपर से जो गोलियां लगी हैं वो बताया जा रहा है, जो मैंने कल पाकिस्तान न्यूज़ सुना, कहते हैं कि वो गोलियां जो हैं वो पिस्टल की नहीं है, वो ऑटोमेटिक फायर है, प्रॉब्ली AK-47 या कोई दूसरा ऑटोमेटिक वेपन हो सकता है। तो वो कहाँ से चली? क्योंकि इमरान खान साहब बस में ऊपर बैठे हुए थे, ये आदमी ज़मीन से चला रहा है कि नीचे से लाई जो उनके पाँव में लगी, तो गोली गाड़ी के बॉडी में से निकल के गई, इमरान साहब खान साहब को लगी उनके पाँव में। तो ये बहुत ही क्वेश्चन मार्क है, किसने चलाई, कैसे चली, कहाँ से चली। तो बट पॉइंट ये है कि इसका अब ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खुद ही अपने आप पे हमला कराया कि लोगों की पॉपुलर सपोर्ट मिले। वो पॉपुलर सपोर्ट तो मिल गई है उनको। अब मिलकर 2 दिन से पाकिस्तान जो है, सारे के सारे शहर, अगर मैं कहूँ, जल रहे हैं, तो ये ज़्यादा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देयर इज लॉट ऑफ अनरेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस। अब इसमें निकलेगा क्या, वो सब हम एक एनालिस्ट अटकलें लगाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो शायद पहले कभी नहीं हुई, आज शायद हो जाए। और आर्मी की अगर पकड़ खत्म हो जाती है एक बारी, जो अगेन इट्स अ $1 million क्वेश्चन, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। तो अगर आर्मी की पैठ खत्म नहीं हो रही है या उनका इंटरनल डिस्प्यूट नहीं है, तो अभी तक ये बाजवा साहब खुल के क्यों नहीं आ रहे, जबकि उनको थोड़े दिनों में वो रिटायर भी हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने नया आर्मी चीफ भी अपॉइंट करना है, उसकी भी जद्दोजहद चल रही है। और जैसा मैंने बोला कि बहुत सारी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि कुछ जो आर्मी के जो लोग हैं वो भी 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक बाजवा साहब के साथ है जो एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और एक इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है। तो अभी क्या होता है, लेट्स सी। क्योंकि जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी, तो अगर आपको याद होगा तो 8 कोर कमांडर सुपरसीड हुए थे जी। 8 लेफ्टिनेंट जनरल मीन्स सुपरसीड मीन्स वो काफ़ी बड़ा आर्मी का एक लीडरशिप सीनियर लेवल पे, जिनके काफ़ी सपोर्टर्स होंगे विद इन दी आर्मी रैंक्स एंड फाइल में, वो उनके साथ नहीं है। तो ये एक किस्म की अटकल है जो थोड़ी सी प्रॉबेबल लगती है। तो साहब, एक चीज़ है, शुरू भी मैंने कहा, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका असर जो है हमारे देश के ऊपर होता है। हालांकि उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर, कि या तो वो डाइवर्ट करना चाहता है टेंशन अपनी, वो यहाँ पे लगाना चाहता है। इस वक्त भी जो पोजीशन यही बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किलिंग हो रही है, बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में इन चीज़ों में और ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से बढ़ोतरी होगी। नहीं, मैं यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है और प्रेडिक्टेबल सवाल है। ये जब भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है तो वो अपने लोगों की टेंशन दूर करने के लिए इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ करते हैं, और वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए मैंने अगर आपको बताओ, मैंने अभी बोला आपको कि इंडिया को चाहिए कि इस वक्त इमरान खान साहब को सपोर्ट करें, ना कि POJK की बात करें। कहीं POJK की बात उन्होंने फैला दी और फिर से ये सारे जो इस वक्त पाकिस्तान में अलग अलग गुट बन रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए POJK के मामले में, जैसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 27 तारीख को भी श्रीनगर में बोला, इसलिए हमें इसमें चुप रहना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आज की डेट में वो हालत नहीं है कि पाकिस्तान अपने बूते पे इंडिया के अगेंस्ट अटैक करे और लोगों को इकट्ठा करे। और जहां तक कश्मीर की बात है, अब मेरा मानना है, हालांकि मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं कि उससे फर्क पड़ेगा, मेरा मानना है कि कश्मीर में उसका जो मोमेंटम चल रहा था वही चलता रहेगा। क्योंकि कश्मीर की जो ऊपर लड़ाई है जो पाकिस्तान ने शुरू करी है या ISI ने शुरू की है, उसमें पाकिस्तान की फंडिंग का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट फंडिंग है इस वक्त उनका बुरा हाल है। बड़ी मुश्किल से अभी FATF से बाहर निकले हैं। $1.2 बिलियन का लोन IMF ने उनको भी दिया है कि अपने आप को संभालो। चाइनीज ने शिकंजा कसा हुआ है। पर जहां तक इंसर्जेंसी इन JNK का सवाल है, ये एक ड्रग मनी है जो अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के कुछ एरिया में खेती होती है, और ये अनअकाउंटेड मनी है जो पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर इसको नहीं जोड़ते हैं। और ये वर्ल्ड का 80% जो ड्रग्स का मनी है वो यहीं से निकलता है और इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया से होकर पूरी दुनिया में फैलता है। और वो अनअकाउंटेड मनी जो है वो ISI के पास है। तो इसलिए उन्होंने जो अपने ऑपरेशन JNK में करने हैं वो करते रहेंगे, उसके ऊपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और चाहे वो ड्रग्स भेज रहे हैं बाई वर्च्यू ऑफ ड्रोन्स, या वेपन्स भेज रहे हैं ड्रोन्स, या इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं, या हाइब्रिड टेररिस्ट इकट्ठे कर रहे हैं, उनको हवाला के मने से माध्यम से पैसे दिलवा के लोकल लोगों को बोल रहे हैं कि आप उठ के गन उठाओ और टारगेटिंग किलिंग करो, तो वो चलता रहेगा और उसी पेस से चलता रहेगा जो पहले चल रहा था। तो अभी इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन फ्लूइड है उसको हमने इंडिया को कैसे फायदा होना है, ये चीज़ हमारे प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए। लेकिन कश्मीर के अंदर जिस तरह से आपने कहा चलता रहेगा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को खासकर जो टारगेट किलिंग के साथ जो है बहुत ही एक ज़बरदस्त जो प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे हालात इस वक्त इस कदर बन रहे हैं कि ना तो यहाँ से एम्प्लॉइज वहाँ जा सकते हैं, और अब नया टीआरएफ ने एक नई एक लिस्ट निकाल के दी है, उसमें से उसने छोड़ा ही कुछ नहीं है। वो तो ब्रिजेस और रोड को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे जिस तरह से एम्प्लॉइज जम्मू बैठे हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, अगर नई गवर्नमेंट उनको भेजती है तो एक गलत मैसेज जाता है कश्मीर में कि कश्मीर में हिंदू खत्म हो गए, सारे बाहर निकल गए हैं। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट किस तरह से इसको टैकल करेगी? देखिए, ये जो सारी कहानी जो आप मुझे बता रहे हैं, ये जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई है, लेट्स से ओवरटली जब 1990 में 89 में वो बाहर आए हैं और उन्होंने अपने ट्रेनिंग शुरू करी है, तो वो स्ट्रेटजीज फॉलो करते आए हैं। और मैं नहीं कहता कि 89 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने कोई काम नहीं किया टेररिस्ट के अगेंस्ट, परंतु उस वक्त जितना भी सिचुएशन थी, क्योंकि मैं खुद यूनाइटेड नेशंस गुपकार रोड में, अगर आपको मालूम हो, ऑफिस है यूएन का, मैं वहाँ रहा हूँ 96-98 तक वहाँ रहा हूँ मैं। उसके अलावा 2 बार मैंने काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड कमांडर रहा हूँ विद इन द वैली, श्रीनगर का गैरिजन मैंने कमांड किया हुआ, तो मुझे तो इनका थोड़ा आइडिया है कि ये कैसे काम करते हैं। परंतु मुझे ये पता है कि उस वक्त हमारे पास यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर्स होता था, जहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, आरआर और जितनी भी आईबी रॉ एजेंसीज थी मिलकर काम करने की ज़रूरत थी, मगर वो कभी भी फंक्शनल नहीं होता था, बिकॉज जो इसका हेड होता था चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK, और आपको पता है हमारे चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट क्या है। तो दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। इनफैक्ट दे वर द वंस हु वर प्रमोटिंग दिस सेपरेटिज्म, प्रमोटिंग दिस थिंग। कभी अगली बारी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके सारे इंसिडेंट आपके पास दे दूंगा। परंतु अब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये सारा का सारा कंट्रोल चला गया है MHA के पास। अब वो सारा जो मेन वो है वो वहां से कंट्रोल होता है। एंड नाउ थिंग्स आर इन अ वेरी वेरी बिग वे, बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है। उसकी वजह से अब क्या है कि ये जो है ये चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी चलती है वन आफ्टर द अदर। अभी जो हाइब्रिड टेररिस्ट बने, अभी टारगेटेड किलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इसको अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी आई नहीं है कि हम एक कॉमन मैन को वो एक सिक्योरिटी की सेंस प्रदान कर सकें जो हम जम्मू में करते हैं या रेस्ट ऑफ द कंट्री में करते हैं। वहाँ पे अभी ये नहीं है। मैं काफ़ी लोगों से मेरा रास्ता है कश्मीर के अंदर, एकेडमिशियन से, पॉलिटिशियन से, सबसे मैं बात करता हूँ, खुद भी ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे अभी तक वो उसको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि पीस आ रहा है, परंतु उनको अभी भी पता है कि कल अगर उन्होंने प्रो इंडिया कुछ बोला, लाइक मैं अपने, मेरे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ JNK स्टडीज़ है, मैं उनको आइए मेरे शो में ऑन रिकॉर्ड आइए, तो वो कहते हैं वहाँ नहीं हम बात करेंगे क्योंकि कल हमें कोई गोली मार देगा। तो ये जो अभी टारगेटेड किलिंग है, अब इसके लिए कोई उनको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक आदमी चल रहा है, उसकी जेब में पिस्टल डाल देंगे, भाई तेरे को 2 लाख रुपए शाम को मिल जाएंगे, जाके गोली मार के निकल आना, हम बचा लेंगे। तो इस किस्म का जो तरीके से वो किनको चुन रहे हैं, जो माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं, या जम्मू से जो प्रधानमंत्री ने एक स्कीम चलाई थी एम्प्लॉयमेंट की कि आप वहाँ जाके करिए, नौकरी करिए, जम्मू से पंडितों को, उनको मार रहे हैं। या फिर कोई मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सर्विसेज से बैंक मैनेजर थे, वो राजस्थान के रहने वाले थे, उनको मार दिया। तो अब इस किस्म की जो दहशत क्रिएट कर रहे हैं, इसमें इनको जर्नलिस्टिक वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, उनको वो ज़्यादा वो मिलती है, क्या बोलते हैं, एक किस्म की पब्लिसिटी मिलती है, उससे उनका जो पर्पस है वो ज़्यादा आगे होता है। सर, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, हम यही दावा कर रहे हैं पत्थरबाजी खत्म हो गई, कश्मीर के अंदर स्ट्राइक खत्म हो गई, रोज बंद होते थे खत्म हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन पीस वहाँ पे पीस आ गया है, सब कुछ आ गया। क्या सचमुच वहाँ पीस आ गया, या तूफान से पहले की खामोशी है? आप ठीक बोल रहे हैं, तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है, परंतु जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पीस तो है, मगर ये पीस के पीछे कुछ डफली बज रही है। मतलब कि अगर मैं उस दिन 3 दिन श्रीनगर में भी रह के आया हूँ पिछले हफ्ते, तो वहाँ मैंने लोगों में देखा, उनको ये तो लग रहा है कि अच्छा है, और वो मान भी रहे हैं अच्छा है, मगर दिल में एक अभी घुंडी है कि कहीं कल कोई हमें गोली ना मार दे। और वो गोली मारने वाला हो सकता है कि वो टेररिस्ट हो,
या उनके घर के बगल वाला रहने वाला हो, या इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वाला कोई इंटेलिजेंसी वाला हो, उनको पता नहीं है। तो ये वाला जो कीड़ा है ये उनके माइंड से अभी तक निकला नहीं है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मंथ ऑफ जून में मेरे को उन्होंने 80 बच्चे कश्मीरी दिए थे। मैंने उनका 1 महीने का किया था डी रेडिकलाइजेशन कोर्स, और काफ़ी सफलता मिली थी उसमें। तो ये करने की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बगीर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसका बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर पे असर पड़ने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हालात, जिस तरह से पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है वो करता रहेगा, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं, क्योंकि बर्फबारी होने वाली है बहुत ज़्यादा। उससे पहले कितने मिलिटेंट्स, जैसा उसका इरादा है, कितने मिलिटेंट्स यहाँ भेज देते हैं, वो सब चीज़ें हमारे सामने हैं। आने वाले वक्त में सब देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।